गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कल हमने लिखवाया था लगभग 7 या 8 प्रॉपर्टीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे जिस पर क्वेश्चन फ्रेम बनता है। तो जानेंगे सबसे पहला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो है, लिखते चलोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप अच्छे से समझ जाओगे तो इसका 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी आवश्यकता है जिसको हम समझ सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है पहले समझेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने से पहले एक और बात समझना होगा हमको, शिल्डिंग इफेक्ट। क्या? शिल्डिंग इफेक्ट। और दूसरा नाम है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, दैट वन इज फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल एंड सो मेनी सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन पर हमें निकालनी है शिल्डिंग इफेक्ट, उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ? टारगेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टारगेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस क्या करता है। न्यूक्लियस के पास आप जानते हो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। न्यूक्लियस क्या चाहेगा? न्यूक्लियस चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। लेकिन तो न्यूक्लियस के द्वारा जो चार्ज लगता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बात में लिखेंगे, द चार्ज प्रोड्यूस्ड by the nucleus are called nuclear charge. जो चार्ज लगता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। देखिए ये हो गया आउटर मोस्ट सेल है, और हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग आउटर मोस्ट सेल का ही स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक दूसरे जो इन अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बट डियर स्टूडेंट्स? इनर इलेक्ट्रॉन। और जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है जनरली क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन होता है। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आउटर इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है, रोकता है, रिपल्सन फोर्स जनरेट करता है। तो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। लिखोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट क्या है? लिखोगे द रिपल्सिव फोर्स generated by inner electron to the outer electron are known as क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। आर नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। छोटे छोटे बात को समझना होगा। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस फोर्स लगा सकता था उसको कम करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां से बोलना स्टार्ट किया और जो बच्चे लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं उनको क्या होगा? शुरू के जो बेंच पर बैठे बच्चे होंगे उनसे कम फोर्स वहां तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फोर्स क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है। तो अब हम जाने तो आखिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाया? इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और सब सेम चार्ज होता है तो आप जानते हो रिपल्सिव फोर्स होता है। और रिपल्सिव फोर्स है तो यू कैन इजीली से दैट क्या करता है इस रिपल्सिव फोर्स? न्यूक्लियर चार्ज को कम करने का काम करता है। अगर लिखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को के लिए हम लोग एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा।
मान लीजिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ फोर्स से रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा होगा, उसके लिए हम वैल्यू लेंगे क्या, सिग्मा। अब देखिए नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या इसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया किसी मंथ में आपने कमाया और मान लीजिए 20 रुपया आपके खर्च हो गई, तो आपके पास इफेक्टिव इनकम कितना है, इनकम तो चाहे जो भी है, खर्च अगर हो गया बचा कितना, 100 माइनस 15 बचता है ना। तो कुछ जो फोर्स है वो न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा, घट जाएगा, और क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस क्या, सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस क्या, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल क्या हो गया, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक रूल है, एक साइंटिस्ट का रूल दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लैटर। क्या नाम था, स्लैटर रूल। जानोगे स्लैटर रूल क्या है, समझो। स्लैटर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रूल दिया है स्लैटर रूल, कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए डियर, ये आपको थोड़ा मैं कंसेप्ट के लिए समझा रहा हूं ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन पर आसानी से बनेंगे, लेकिन ये आपको नीट में जरूरत नहीं उतना है, समझ लेंगे ध्यान से। स्लैटर रूल क्या है समझिए। स्लैटर साहब का कहना था, क्या कहना था समझना आप जाने कैसे। यह है मान लीजिए न्यूक्लियस, यह है फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा सो ऑन। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन है। जिस इलेक्ट्रॉन पर हमें फोर्स निकालनी है, जिस इलेक्ट्रॉन पर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालनी है, उसे क्या बोलते हैं, टारगेट इलेक्ट्रॉन। ये है मान लीजिए n नंबर ऑफ सेल में है, ये क्या होगा, n-1 सेल में है, ये क्या होगा, n-2 में है, ये क्या होगा, n-3 में है, ये क्या होगा, n-4 में है। तो स्लेटर साहब ने सबकी वैल्यू को फिक्स किया है। उन्होंने कहा कि सिग्मा मतलब क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है। सिग्मा फॉर टारगेट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या खुद पर कोई रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्या नहीं लगाएगा, तो क्या लेंगे वैल्यू उसकी बताओ, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। तो सिग्मा जो होगा टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे, 0 लेंगे। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एन सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा जो लगेगा, अगर nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा कितना लगेगा, 0.35, 0.35 सिग्मा फॉर n-1 सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा क्या लगेगा, वो लगेगा 0.85। इस वैल्यू को आपको याद रखनी है, ये स्लेटर रूल्स है, आगे की क्लास में पढ़ाई होती है, यहां हमें थोड़ा जानना है। सिग्मा फॉर n-2 सेल हो या n-3 सेल हो या और एनी अदर सेल हो, कोई भी सेल क्यों ना हो, अदर सेल हो, उसके लिए वैल्यू क्या लेंगे, स्लेटर रूल की वैल्यू क्या लेंगे, सिग्मा की वैल्यू क्या लेंगे, सिग्मा की वैल्यू लेंगे 1। इस वैल्यू को याद रखना। जो फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाएगा, 0.0, जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो खुद क्या लगाएगा, 0 लगाएगा। जो n नंबर सेल में कितना लगेगा, 0.35, जो n-1 सेल में कितना लगेगा, 0.85। इस वैल्यू को याद रखना है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको सामने लिथियम लिख दिया और लिथियम का आपको निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा, और साथ में क्या, साथ में निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे निकालेंगे, लिथियम एटॉमिक नंबर कितनी होती है जानते हो ना, 3 होता है। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 क्या 2s1। ये जो s1 है, जो आउटर मोस्ट सेल है, ये क्या बन गया, ये बन गया टारगेट इलेक्ट्रॉन, यानी हमें इस पर निकालनी है, s में जो है इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या निकालना है हमको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले आप सिग्मा निकालो। सिग्मा कैसे निकालोगे, टारगेट इलेक्ट्रॉन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और अभी जस्ट में लिखवाया टारगेट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है, 0, यानी कोई खुद पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा नहीं, तो 1 इंटू कितना हो गया, 0 प्लस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इस तरह से मौजूद है, मान लीजिए लिथियम, मान लीजिए इस तरह से है लिथियम का, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और ये इलेक्ट्रॉन है टारगेट इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा फोर्स, है ना।
तो क्या होगा जरा सोच के देखो, क्या हो गया 1 इंटू 0 प्लस क्या हो गया 2 इंटू ये क्या है, ये n नंबर ऑफ सेल है और ये क्या है n-1 सेल है। क्या है n नंबर सेल मतलब लास्ट सेल, उससे एक पहले वाला सेल, और जितना सेल होता है उससे एक पहले वाला सेल का सिग्मा की वैल्यू कितना है 0.85। क्या हो गया 2 इंटू 0.85। तो आपको क्या मिलेगा जब इसको जोड़ोगे आप तो 1.70 निकला ना। ये क्या निकला, ये निकला शिल्डिंग इफेक्ट निकला, ये निकला शिल्डिंग कांस्टेंट निकला। ठीक है, अगर आपको अब जेड इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना तो क्या होगा जेड माइनस क्या सिग्मा। डियर स्टूडेंट आप जानते हो जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, और आप जानते हो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 होता है। तो 3 माइनस 1.70 यू विल गेट 1.30। ये 1.30 क्या है, ये 1.30 जो है, ये 1.30 जो है वो क्या है, इस क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो इस तरह से लिथियम का हमने निकाला। अब मैं बारी बारी से आपको निकाल के दिखता हूं। जैसे मान लीजिए बेरिलियम का निकालना हो, एटॉमिक नंबर कितना बेरिलियम का 4, क्या होगा बताओ 1s2 और 2s2। इसमें देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन, और देखिए इसमें क्या है ऐसे समझिएगा 1s2 2s1 और 2, इसको क्या बना देते हैं, इसको बनाते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें कुछ इस तरह से। मान लीजिए बेरिलियम है, ये फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए अगर हम टारगेट इलेक्ट्रॉन बना दें तो इस पर कहां कहां से फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स, इससे भी लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, इससे भी रिपल्सिव फोर्स, इससे भी रिपल्सिव फोर्स, यानी यहां पर 3 तरह के रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं। अब हमें सिग्मा की वैल्यू निकालना है। सिग्मा मतलब क्या, शिल्डिंग कांस्टेंट। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन पर खुद के द्वारा कितना लगेगा 1 इंटू 0, लेकिन ये n नंबर ऑफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके द्वारा क्या लगेगा, जो सेम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके द्वारा लगेगा 0.35। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसको 1, मान लीजिए इसको 4 कर देता हूं, 3 2 1, तीसरा इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना लगेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगेगा कितना 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो अंदर के हैं इनर सेल के हैं यानी n-1 सेल के हैं, क्या लगेगा 2 इंटू 0.85, यानी क्या होगा आंसर बताओ 0.35 इंटू 1.70, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या निकला 2.05 निकला। क्या निकला 2.05 निकला। और इसका अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो तो क्या निकलेगा डियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलेगा z माइनस सिग्मा, इट मींस 4 माइनस 2.05। व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा 1.95। तो अब गौर से देखो लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकला 1.30, जबकि बेरिलियम का निकला 1.95 निकला। जबकि आप देख सकते हो सिग्मा की वैल्यू लिथियम का क्या निकला 1.70, एंड हियर यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट सिग्मा की वैल्यू बेरिलियम के लिए कितना निकला 2.05। यानी हम कह सकते हैं एक छोटा सा कंक्लूजन जो आप नोट में लिख लो कि अगर आपको सेम पीरियड की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालनी हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो डिफरेंस होगा वो यू विल ऑब्जर्व 0.35 एंड जेड इफेक्टिव की डिफरेंस कितना है 0.65। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखो इन द सेम पीरियड सेम हो, अब कौन सा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए याद रखना, पी के लिए कुछ अलग है, एस और पी के लिए तो सिग्मा की वैल्यू जो होगा वो क्या है, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन two consecutive member shielding constant is shielding क्या constant is कितना 0.35।
0.35, इसको ध्यान रखना। उसी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस कितना कितना का होगा? 0.65, 0.65। ये डिफरेंस है कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट का। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, 4 एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ इसका 1.30 है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो बताओ डी का कितना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो कैसे निकालोगे? ए का अगर 1.30 है तो हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर चारों सेम पीरियड का है तो मुझे मालूम होनी चाहिए कि इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस कितने का है? 0.65 का। यानी यहां से यहां गया तो क्या हो गया? 0.65, यहां से यहां गया 0.65, यहां से यहां गया 0.65। तो यू कैन से दैट 0.65 इंटू 3 इट मींस 1.95, और पहले से 1.30 है तो जोड़ के कितना होगा? 3.25। यानी कि डी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा? 3.25 हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बता सकते हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इनर सेल, आउटर सेल पर जो फोर्स लगाता है उसे रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के पर जो लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? कम करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, उसको शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब हम न्यूक्लियर फोर्स और शील्डिंग कांस्टेंट का डिफरेंस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो कितना लगा उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे किसके लिए। अब डियर स्टूडेंट आप देखते हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखिए, अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहानी है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे, क्या मांगे? फेयर कॉपी। फेयर कॉपी क्या मांगा? फेयर कॉपी मांगा। किससे मांगा? निकुंज से। निकुंज नाम का कोई लड़का होगा उससे मांगा। याद रखना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, किससे? निकुंज से। अब देखो ध्यान से, यहां से बारीकी से, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट वन इज 30। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारा डी ब्लॉक में खेल है। यहां देखेंगे आप, अगर आप पहले हम आपको स्कैंडियम और टाइटेनियम का निकाल कर सिखाते हैं, इसका टेक्निक सिखाते हैं। स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम कितना? 21। कैसे डालोगे बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड क्या? 3d1, 3d1। तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट सेल को अरेंज करोगे ना, तो इसको कहां करोगे? इसको इधर और इसको इधर। यानी इसका जो सही तरीका होगा, यहां तक तो ठीक है, क्या हो जाएगा? 3d1 और क्या? 4s2 होगा ना। इसको हम यहां से हटा दें। अब देखिए 3d6 क्या हो गया? 3d1, 3p6 और 3d1, 4s2। अब देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करना है। यह है स्कैंडियम जिसका न्यूक्लियस है, यह है न्यूक्लियस स्कैंडियम का। यह फर्स्ट सेल, कितने सेल है? टोटल 4 सेल है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में। मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूं, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है। थर्ड में कितने हैं? थर्ड में देखिए कितने हैं? 6, 2, 8, 1, 9, 9 इलेक्ट्रॉन है थर्ड में। और लास्ट वाले फोर्थ सेल में कितने हैं? फोर्थ सेल में है कितने? 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। जो इलेक्ट्रॉन इस पर है इसको क्या बोलते हैं? टारगेट इलेक्ट्रॉन। इस पर निकालना है कि कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अभी जस्ट मैंने बताया सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ, सोच के बताओ। सिग्मा कैसे निकालोगे? सबसे पहले टारगेट इलेक्ट्रॉन खुद पर कितना चार्ज लगाता है? 1। कितना फोर्स लगाता है? 1 × 0। चलिए पहला। दूसरा, ये हो गया n नंबर ऑफ सेल, ये हो गया n-1 सेल, ये क्या हो गया? n-2 सेल, ये क्या हो गया? n-3 सेल। आप जानते हो कि n-1 n के लिए क्या होता है? 0.35। इसके लिए क्या लेंगे? 0.85। और इन सब के लिए आगे जितने भी हैं उसके लिए क्या लेंगे? सेलेटर के अनुसार 1 लेंगे। कितना लेंगे? सेलेटर लूप के अकॉर्डिंग 1 लेते हैं। तो देखो डियर ये n-1 है। अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना लगाएगा बताओ? 1 × 0.35 प्लस
ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, n-1 में है। क्या होगा? 9 इंटू 0 पॉइंट कितना 85 0.85 85। उसके पहले देखिए n-2 n-3 में देखिए कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पहले बताओ? 6 2 8 8 2 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या होगा? देखिए n-1 सेल के 0.85, उसके पीछे जितने भी हैं सबके लिए क्या लेंगे? 1 लेते हैं। 10 इंटू कितना हो गया? 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे क्या निकलेगा? देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। 0 पॉइंट कितना 35 प्लस ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करना बहुत लोगों को टफ लगता है, 10 और कितना हो गया 9, ये 80 है, कितना 720 और ये कितना हो गया 9 5 45, यानी क्या हो गया लगभग 7.65 प्लस 10, इसको आप जोड़ोगे कितना निकलेगा 18, यानी इसका शिल्डिंग कांस्टेंट कितना हो गया 18 हुआ। कितना हुआ शिल्डिंग कांस्टेंट? 18 हुआ। तो मुझे तो निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है डियर। निकालो तो कितना निकलेगा 21 इसका एटॉमिक नंबर माइनस 18, यू विल गेट 3, वी विल गेट कितना 3, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्कैंडियम का क्या निकला 3 निकला। क्या निकला 3 निकला। अब देखिए नेक्स्ट टाइटेनियम का देखते हैं। 22 होता है ना, मैं अगर शॉर्ट में करूं तो क्या होगा इसमें कितना होगा, पहला इलेक्ट्रॉन पर कुछ नहीं लगाएगा और क्या होगा, अब देखिए 4s मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं। अब जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो कितना बढ़ता है 0.35 बढ़ता है। कितना बढ़ता है 0.35 बढ़ता है। ऐसे मैं निकाल कर देखता हूं। टाइटेनियम है तो देखिए कहां जाएगा, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा डी में जाएगा। तो क्या हो गया 1 इंटू 0.35, क्या हो गया 10 इंटू 0.85 प्लस 10, जोड़ा जोड़ी कीजिए क्या होगा, ये जोड़ोगे तो क्या होगा, ये हो गया 8.5 और ये हो जाएगा 10 18.5 और ये कितना हो गया 18.85। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बताओ, निकलेगा ना 22 माइनस 18.85, यू विल ऑब्टेन 3.15। तो मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूं जो आप नोट में लिख लोगे। नोट में लिखोगे क्या, अगर डी ब्लॉक के 2 कंस्टिट्यूटिव मेंबर हैं तो उनके बीच का जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का डिफरेंस होता है वो कितना होगा 0.85। लिख लो, लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग कांस्टेंट of 2 consecutive members of D block element is 0.85। यानी याद रखना डिफरेंस जो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा 0.85। इसको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कभी कभी। सेकेंड देखेंगे। अब जोर से देखो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऑब्जर्व करो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्कैंडियम का कितना निकला 3, जबकि टाइटेनियम क्या निकला 3.15 निकला। गौर से देखो आप तो कहीं ना कहीं 0.15 का डिफरेंस निकला। लिखोगे इस तरह के डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज कितना 0.15। छोटा छोटा बात को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसे हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो इसको दिमाग में रख लेंगे। अब देखो इस तरह से मान लीजिए बहुत सारा एलिमेंट है, जैसे मैं लिखा था ना अभी, साइंस टीचर भेरी क्रूवल मांगे फेयर कॉपी किसे निकुंज से। अब देखिए डियर, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता है, रटना पड़ जाता है। नहीं रटना है। अगर देखो यहां पर अगर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करें तो कितना होगा इसका 18, आप क्या करो कितना बढ़ाते चलो 0.85 बढ़ाते चलो, 0.85 बढ़ाते चलो। निकालोगे ना, इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबका निकालेंगे 855 जोड़ते चल जाएंगे, 0.8585 जोड़ते चल जाएंगे, सबका निकल जाएगा। अगर हमको जेड इफेक्टिव निकालना हो तो क्या करेंगे इसका बताओ, तो इसका आपको निकलता है कितना निकलेगा, अभी जस्ट निकला था कितना 3, सब में आप 0.15 बढ़ाते चल जाओ, 3.30 3.40 3.6 कितना 5 3 पॉइंट। अब इसका थोड़ा देखना है, अब इसी में कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्लियर करना होता है। देखिए ध्यान से निकालोगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पर बहुत सारा
कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है क्या? एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। हम लोग 6 तरह के क्वेश्चन आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आते हैं, जैसे कि सेम सेल में, सेम पीरियड में, सेम ग्रुप में, सेम स्पीसीज हो, स्पीसीज क्या सॉरी एलिमेंट सेम हो, स्पीसीज डिफरेंट हो। तो इस तरह से 6 तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम बनता है, 6 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो देखो डियर, जैसे जैसे, तो एक बात आप नोट में लिख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्वाभाविक न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया यानी आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया? नजदीक गया, और नजदीक गया तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा घटेगा। जितना नजदीक जाएगा सेल जितना छोटा होगा, साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं माथा में डाल लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज क्या होगा? उतना ही कम होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? उतना ही कम होगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जितना ज्यादा होगा साइज क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही हम सहारा लेंगे जब भी हम पीरियड में बात करेंगे। सुनिएगा, जब भी हम अगर हमको साइज में कंपेयर करना हो, देखिए 6 तरह क्वेश्चन बनता है। जब भी अगर हमको साइज का कंपेयर करना हो, साइज का कंपेयर किस में करना है? पीरियड में करना है, तो हम लोग किसका सहारा लेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का उस पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब समझे, जब भी अगर हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सहारा लेते हैं। तीसरा हो, सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट स्पीसीज हो, एंड डिफरेंट क्या हो? डिफरेंट स्पीसीज हो, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सहारा लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तरीका लेते हैं। देखिए ग्रुप हो, अगर ग्रुप हो, सेम ग्रुप में हो, तो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा नंबर ऑफ सेल पर प्रेफर करते हैं, लेकिन उसका भी हम निकालना सीखेंगे। देखिए, तो बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर। देखो, सबसे पहले हम आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सिखाते हैं। खास करके याद रखना, 3 तरह के ही पूछेगा, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और बहुत हुआ तो फोर्थ पीरियड का पूछ सकता है। इस 3 का ही पूछता है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड में कौन कौन? एस एंड पी ब्लॉक लेते हैं। कौन कौन बताओ? लिथियम, सोडियम, सोडियम नहीं, कौन? लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक। पहले देखिए फ्लोरीन तक। चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। सिग्मा कितना था इसका निकला था? मैं डायरेक्ट बोलूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था इसका बताओ? 1.30। आप कितना बढ़ाते चल जाओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में 6.5 बढ़ाते चल जाओ तो क्या होगा? 1.95। इसको जोड़ोगे क्या होगा? 2.60। इसको जोड़ोगे क्या होगा? 3.25, है ना? इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3.90। इसको 0.65 जोड़ो तो कितना होगा? 4.55। इसको और जोड़ दो कितना होगा? 0.65 जोड़ दो कितना होगा? ये हो जाएगा 5.20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.20। तो कहीं ना कहीं गौर से देखो आप, तो क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना। लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने पीरियड में सबसे कम है, तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर है, इट मींस क्या है? साइज बड़ा होगा, यानी न्यूक्लियस उतनी ताकत से आउटर मोस्ट सेल को क्या करेगा? नहीं खींच पाएगा, जिसके चलते साइज क्या होगा? श्रिंक नहीं होगा, घटेगा नहीं। तो क्या होगा? तो अगर साइज के बेस पर इसको अरेंज करना हो तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? देखिए लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा किसका? पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो क्या होगा? बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन अगर हम इसको एटॉमिक साइज पर बात करें, अभी आपको मैं एटॉमिक साइज को भी डिस्कस करूंगा। क्या होगा? लिथियम का साइज बड़ा, बेरिलियम उसके बाद, बोरोन उसके बाद, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा क्या? फ्लोरीन सबसे छोटा हो जाएगा। इसलिए नोट में लिख लो कि जब भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करता है। लिख लो नोट में, क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट में अगर मूव करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ठीक है ना? डिक्रीज करेगा, ठीक है? जनरली डिक्रीज करता है, कभी कभी एक्सेप्शन केस होता है, वो जानेंगे। लेकिन अगर बात करें हम सेल में बात करें, किसमें? इन द ग्रुप में। इन द ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो क्या होगा? ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा? सेम ग्रुप में, जैसे मान लीजिए हम
सेकेंड, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप कौन जानते हो ना, कौन फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप लेते हैं तो क्या होगा, कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना, इसका एटॉमिक नंबर होगा 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, 55, 87, ठीक है। अब जब निकालोगे ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या निकलेगा, इसका निकलेगा कितना 1.3, बाकी सब का निकलता है 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, निकाल सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये सही तरीका नहीं है ग्रुप में साइज को कंपेयर करने का। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिफरेंट हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, लेकिन इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर अगर बात करेंगे तो फिर तो साइज सबका सेम हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना, ग्रुप में कभी भी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर साइज को कंपेयर नहीं करते। नोट में लिखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फर्स्ट मेंबर आर डिफरेंट टू द अदर मेंबर्स, टू द रिमेनिंग मेंबर्स। यही कारण है कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज एनालोमस बिहेवियर शो करता है लिथियम। एनालोमस का मतलब होता है कि जो माने सारे ग्रुप के मेंबर्स जो प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उससे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज शो करता है उसे क्या बोलते हैं, एनालोमस, एनालोमस बिहेवियर बोलते हैं। तो लिथियम क्या करता है, अपने ग्रुप में क्या करता है, अपने ग्रुप में अलग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करता है। तो सर बहुत सारे ऐसा प्रॉपर्टीज है लिथियम का जो अपने ग्रुप से डिफरेंट भी होता है, ठीक है, वही आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगला हम जानते हैं डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में क्या कहानी है समझिएगा। डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में भी सब नहीं पूछता है, डी ब्लॉक में आपको फोर्थ पीरियड का पूछेगा। फोर्थ पीरियड का मतलब क्या हो गया, 3D सीरीज का आपको साइज का कंपैरिजन पूछता है। देखिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं, पहले एक मिनट, अच्छा कुछ बात और लिखेंगे इससे पहले हम थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताते हैं, सब सेल में क्या होता है। लिखोगे नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट इन डिफरेंट सबसेल, इन डिफरेंट सबसेल। देखिएगा अगर आपके पास एस है, पी है, डी है, एफ है, तो किसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका कम होगा समझेंगे। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर फॉर सिग्मा शिल्डिंग इफेक्ट का क्या है, एस का सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होता है, फिर पी का, फिर डी का, और फिर किसका, एफ का। एस और पी का ज्यादा इसलिए इसका क्या होगा, स्ट्रांग होता है शिल्डिंग इफेक्ट, और इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, वीक होता है शिल्डिंग इफेक्ट। याद रखना, तो जो पहले आता है सबसेल में उसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा, और पीछे वाला क्या होता है, कम। क्यों कम होता है समझिएगा, क्योंकि डी और एफ का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए एस है, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल। तो उस पर जितने भी फोर्स लगेंगे वो एक जैसे लगेंगे। लेकिन पी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, पी का शेप होता है डंबल के शेप में होता है, और पी का शेप डंबल में होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हर जगह हो सकता है, लेकिन एक जगह पर क्या होगा, एक जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो सकता है ना। इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। उस तरह से डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक का क्या है, साइज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए ये जो 4 लूप है उधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन इसके अलावा ये तो इधर जो पार्ट दिख रहा है आपको 4 जगह से, वो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हुआ यानी क्या हो गया, शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा। मेरे बात को समझिएगा, कहीं ना कहीं सिग्मा जो है वो क्या है, तो स्वाभाविक है ना कि जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा, यानी सिग्मा की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, नेचुरली है कि सिग्मा जेड में से घटा के बनता है, तो सिग्मा की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका एटॉमिक नंबर 5 कर देता हूं, ठीक है, 5 करता हूं, ठीक है, 5, ठीक है। अब मान लीजिए सिग्मा की वैल्यू मान लीजिए लेता हूं मैं 2, तो कितना निकला 3। सिग्मा की वैल्यू लेता हूं मान लीजिए 3, तो क्या निकलेगा 2। सिग्मा की वैल्यू लेता हूं 4, तो क्या निकलेगा 1। तो कहीं ना कहीं गौर से देखो तो सिग्मा यानी कि शिल्डिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतना ही कम होता है। तो शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा किस में है, एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा है,
क्योंकि एस का शेप क्या होता है, एक जैसा होता है, सिमेट्रिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, जिसके चलते चारों तरफ एक जैसा फोर्स लगता है। दैट्स वाई इसका क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इस ऑर्डर को याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी में पूछता है। कुछ किताब में ऐसे, हाँ ये कब याद रखना, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 4s 4p 4d 4f, जब सेम सेल हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब सेम सेल होगा तो 4s का 4d का और सबसे कम किसका होगा, 4f का सबसे कम क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा किसका, 4f का होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अब शील्डिंग इफेक्ट हमने जाना तो क्या होता है, समझ में आ गया, ये ऑर्डर आपको याद रहेगा। इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे 5 जगह पर करेंगे। कहां कहां, एटॉमिक साइज पर करेंगे, फिर कहां करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी पर करेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर करेंगे, फिर इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल पर करेंगे, बहुत जगह करेंगे इसका यूज। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट चलिए, तो चलिए अब अगर डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। लिखोगे एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक क्या, रेडियाई। अब डियर स्टूडेंट्स, एटम्स का रेडियस निकालना है। एटम्स क्या निकालना है, रेडियस। तो सबसे पहले कुछ बात को समझना जरूरी है। एटम कैसा शेप का होता है, जनरली माना जाता है कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्फेरिकल होता है। जैसे अगर जूनियर क्लास में पढ़ रहे होते हैं, 9th 10th में पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग को कहा जाता है कि एटम का जो शेप है वो, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, वो क्या है, सर्कुलर है। सर्कुलर है तो आराम से हम रेडियस से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऊपर क्लास में पढ़ते हो तो आप जानते हो कि एटम का जो शेप है वो कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं दोनों तरह का नेचर शो करता है। वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है और पार्टिकल लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, जिसके चलते मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो क्या हो गया, ये पार्टिकल की तरह शो करेगा, और जब वो वेव की तरह शो करेगा तो ऐसे शो करेगा ना। तो मान लीजिए अब यहां पर क्या होगा, रेडियस कम हो गया, यहां रेडियस ज्यादा हो गया, क्रस्ट पर रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा, ट्रफ में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इतना छोटा साइज है जिसका रेडियस निकालना काफी मुश्किल है। तो कुछ बात, हम कुछ कॉन्सेप्ट लिखते हैं, उसके बाद ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ पॉइंट है, लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट, पहला बात लिखेंगे एटॉमिक रेडियस। पहले मैं कुछ बात पहले हिंदी में बोल देता हूं, उसको लिखवाऊंगा। एटॉमिक रेडियस को हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम का साइज क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, निग्लिजिबल होता है, पहला बात। दूसरा बात, नोबल गैस को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट 118 एलिमेंट में, वो सारे कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, किसी ना किसी के साथ जुड़े होते हैं, किसी ना किसी के साथ अटैच होते हैं, बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एटम्स को हम का रेडियस हम नहीं निकाल सकते। तीसरा बात, एटम का रेडियस निकालने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसको अगर वो सॉलिड फॉर्म में भी है या लिक्विड फॉर्म में भी है तो उसको सबसे पहले हम वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। लिखो कुछ पॉइंट। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड by general method because atoms are negligible in size, negligible in क्या, साइज, साइज में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से निकालना भी मुश्किल है। सेकंड बात, नोबल गैस को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं वो जनरली किस में होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, कंबाइंड। लिखोगे एटम्स आर present in bonded state और क्या, combined state, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़ करके। तीसरा बात, एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजली इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं ना। लेकिन हम तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने क्या प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो जब वेव बनाता होगा तो कहीं क्रस्ट कहीं ट्रफ, कहीं क्रस्ट कहीं ट्रफ, तो सेम डिस्टेंस तो रहता नहीं होगा न्यूक्लियस से। लिखोगे चला के, लिखोगे नेक्स्ट, electron behaves, electron shows dual nature
That's why we cannot say that same distance from nucleus to each point of the क्या इलेक्ट्रॉन. कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. क्या हर जगह डिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है. साइन. और दूसरा बात, जब भी अगर हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो कोई अगर मान लीजिए लोहा आयरन का हमको एटॉमिक रेडियस निकालना है तो आयरन को पहले क्या करेंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसमें? वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करते हैं कि रेडियस किसका ज्यादा है किसका कम है. सब जितने भी एलिमेंट है सबको वेपर में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं. अब देखिए डियर, तो हमारे सामने हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस कितने तरह के होते हैं. ठीक है, देखिए तो एटॉमिक रेडियस जो है टोटल 4 तरह के होते हैं. कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं. इसको सीखते चलेंगे. सबसे पहला जो एटॉमिक रेडियस है जो बहुत प्यारा है, कौन सा है? कोवैलेंट रेडियस. कोवैलेंट रेडियस. दूसरा है मेटेलिक रेडियस. तीसरा है वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस. और फोर्थ है बहुत प्यारा सा, कौन सा? आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस. तो अब सुनिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि उसमें कुछ पॉइंट और भी लिखवाऊंगा मैं, जैसे अभी मैं पीछे जा रहा हूं. अब देखिए ध्यान से यहां पर, देखिए जैसे यहां पर देखिए, इस पे देखिए. अब यहां गौर से देखो, मैंने क्या लिखवाया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके एटम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. तो इसको क्लास 11th और 12th और नीट जेई के लेवल से कैसे इसको डिफाइन करें? तो सबसे पहले सुनिएगा, जैसे मान लीजिए जनरली हम मान के चलेंगे कि दोनों एटम क्या है? होमो एटॉमिक है. क्या है? होमो एटॉमिक है. बाद में हॉर्स मेकर कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें पता चलेगा हीट्रो एटॉमिक होगा तो कैसे उसका एटॉमिक रेडियस निकालते हैं. तो जनरली क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस है. दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं डियर? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं. दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं. इनका जो डिस्टेंस का जो हाफ होगा, क्या होगा? इनके डिस्टेंस का जो क्या होगा? हाफ होगा. उसे क्या बोलते हैं? इनका जो डिस्टेंस का जो हाफ हुआ, जैसे मान लीजिए ए का रेडियस है, ये ए है, इनका जो हाफ होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. लिखोगे स्टाइल आके, the one half of the, लिखना, the half of the internuclear distance between two atoms are known as क्या? are known as क्या? एटॉमिक रेडियस. आर नोन एज एटॉमिक रेडियस. यानी कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस अगर निकालना है ए से ए तक का, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या लिखते हैं? डी ए बाई ए से ए टू ए बाई 2. यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, नहीं हाफ करेंगे, तो क्या निकलेगा? एटॉमिक रेडियस निकलेगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में रखना है. कहां से? ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना था, ये हमें 11th 12th में पढ़ना है. ए टू ए है, ये ए से ए तक, माने ए और ए है, और हम यहां पर होमो एटॉमिक ले रहे हैं. ठीक है, हम ऐसा ले रहे हैं कि दोनों एटम का शेप क्या है? एक जैसा है. चलिए अब देखिए डियर, अब देखिए इसमें देखिए डियर, अब यहां पर एटॉमिक रेडियस 4 तरह का होता है. पहला है कोवैलेंट रेडियस. जो एटम कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हो? जो एटम कहीं ना कहीं, जो एटम कोवैलेंटली जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? कोवैलेंटली जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? कोवैलेंट रेडियस. देखिए
एटम जो है कहीं ना कहीं कंबाइन करता है, जो जैसे कोई आयनिक कंपाउंड बनाता है तो उसका रेडियस कैसा होगा, आयनिक रेडियस। जो मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। जो बॉन्ड नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस। समझाएंगे अभी, देखिए ध्यान से। कोवैलेंट रेडियस इसमें होगा, बताओ कोवैलेंट रेडियस की कहानी क्या है, ये किसमें होगा, ये होगा कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम में, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम में होगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम में होगा, ठीक है ना। जो बॉन्ड कोवैलेंटली अटैच है, कोवैलेंट समझते हो ना। अच्छा, कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, कोवैलेंट का मतलब होता है जो शेयरिंग से बना हो। क्या हो, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या, शेयरिंग या ओवरलैपिंग से बना हो, उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। जानते हो ना क्या होता है कोवैलेंट रेडियस, इसे ऐसे है, ये दोनों शेयरिंग किया, कुछ हिस्सा इस एटम का क्या है, दोनों का क्या है, ये शेयरिंग पार्ट है। क्या है, शेयरिंग पार्ट है, शेयरिंग पार्ट है, शेयरिंग हिस्सा है। तो जो पार्ट इसमें शेयरिंग है, स्वाभाविक है कि शेयरिंग हुआ तो स्वाभाविक है क्या होगा, रेडियस कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ तो ओवरलैप हुआ तो घटेगा। तो इसका याद रखना, शेयरिंग वाले जो होगा उसका एटम का क्या होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस तरह से अटैच होता है बताओ, शेयरिंग से होता है ना, क्योंकि नॉन मेटल है। जनरली क्या होता है याद रखना, जनरली नॉन मेटल जितने भी होंगे, नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल के जो एटम हैं वो कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इनका जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट रेडियस होगा। कैसा होगा, कोवैलेंट रेडियस होगा। तो इसका अगर हमको रेडियस निकालना है, रेडियस मान लीजिए हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन बाई 2, यानी ये वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला हमने एटॉमिक रेडियस के लिए किया था। ठीक है, अब आते हैं मेटेलिक रेडियस। जनरली मेटेलिक रेडियस किसके लिए होते हैं बताओ, जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड समझते हो ना, मेटेलिक बॉन्ड का मतलब होता है इस तरह से बॉन्ड, जब एक दूसरे एटम एक दूसरे से क्या हो, टच हो, क्या हो, टच में हो, उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए दो एटम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से टच में है, और ये मान लीजिए इसका इंटरन्यूक्लियर, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं डियर, उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका जब हाफ करोगे तो क्या होगा, ये रेडियस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। तो इसका रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ मेटेलिक रेडियस क्या होगा, मेटेलिक, इसको मैं इस एच को क्या लिख सकता हूं, कोवैलेंट भी लिख सकता हूं, COV कोवैलेंट। ये मेटेलिक रेडियस क्या होगा बताओ, हो जाएगा ना क्या, रेडियस ऑफ A टू A बाई 2। और मेटेलिक रेडियस क्या कैसे निकालते हैं, जब दोनों एटम क्या होते हैं, डायरेक्टली खाली टच में रहते हैं, किसमें रहते हैं, टच में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब अच्छा एक चीज बताओ, कोवैलेंट अगर मान लीजिए कंपेयर करना हो कोवैलेंट और मेटेलिक रेडियस में, तो कौन बड़ा होगा। स्वाभाविक है कि ये क्या है, ओवरलैपिंग से बना है कोवैलेंट रेडियस, जबकि मेटेलिक रेडियस किससे बना है, टच से बना है, माने बाहर से खाली टच से बना है। तो कौन सा बड़ा होगा, ओवरलैपिंग से, मतलब इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा अगर मैं टच में होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा, बड़ा होता है किससे, कोवैलेंट रेडियस से। अब आते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो बॉन्ड नहीं भी बनाते हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हो सकता है वो बिग फोर्स हो, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे कहते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। देखिए वैन डेर वाल्स फोर्स दो तरह से समझिएगा, एक होता है नोबल गैस के लिए, इसके लिए नोबल गैस के लिए जो हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और एक होता है मॉलिक्यूल्स के लिए। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए, जो ऑलरेडी मान लीजिए, जो ऑलरेडी क्या है, जो ऑलरेडी मान लीजिए पहले से बॉन्ड बना करके कंप्लीट फील्ड है, कंप्लीट वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनके लिए। जैसे मान लीजिए नोबल गैस क्या होता है, देखो स्टाला के वैन डेर वाल्स में लिखना, एक वैन डेर वाल्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिसके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है उसमें कौन सा फोर्स है, वैन डेर वाल्स फोर्स है। जैसे कि हीलियम, हीलियम का भी तो रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, याद रखना कैसा होता है, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, ये दूर दूर पर स्थित होते हैं। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा रेडियस है जो नॉन बॉन्डेड है, क्या कहोगे, वैन डेर वाल्स रेडियस क्या है, नॉन बॉन्डेड रेडियस है। तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन या OG, इन सब का रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वैन डेर वाल्स रेडियस निकालेंगे। ऐसा होता है कुछ, एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा दोनों क्या है, दोनों जो एटम है वो दूर दूर स्थित होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड भी नहीं होते हैं,
और इनके बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे क्या, वैन डर वाल रेडियस बोलेंगे। मतलब कि अगर कोई पूछे आपसे, जैसे मान लीजिए अब कोई मॉलिक्यूल्स है, H2 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी क्या है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, उनके बीच में क्या करेगा, कोई बॉन्ड बनेगा क्या, कोई बॉन्ड तो नहीं होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी स्टेबल है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, दूर दूर स्थित होता है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है और ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स होता है, ऐसा वैन डर वाल्स साहब ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बिग फोर्स होता है, इसलिए उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, उसका रेडियस निकलेगा। क्या निकलेगा, उसका रेडियस निकलेगा। तो कहीं ना कहीं रेडियस, वैन डर वाल रेडियस जो होगा वो कैसा होता है, वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, क्या होता है बताओ, रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ ए से ए एटम या मॉलिक्यूल्स बाय कितना, 2, बाय कितना 2। ए से एटम, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ए से मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, उसके रेडियस हाइड्रोजन, वैन डर वाल रेडियस निकालना है, कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाय 2। याद रखना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स होता है जो काफी कमजोर फोर्स होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया तो पाया क्या, कुछ बात नोट में लिखेंगे। देखिए नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखो क्या क्या चीज साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। पहला जो बात ऑब्जर्व किया सुनिएगा, क्या कि वैन डर वाल जो फोर्स होते हैं, जो वैन डर वाल फोर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लगभग डबल होता है, किससे, किससे, कोवैलेंट रेडियस से। वैन डर वाल जो रेडियस है वो डबल होता है लगभग किससे, कोवैलेंट रेडियस से। ऐसा देखा गया क्या, जैसे कि क्लोरीन का देखा गया, क्लोरीन का जो एटम था उसका कोवैलेंट रेडियस था 0.95, ठीक है, और उसका जो देखा गया वो क्या, वैन डर वाल रेडियस देखा तो वो देखा गया 1.83 देखा गया। 0.95 का लगभग अप्रोक्सीमेटली आसपास में होता है क्या, वैन डर वाल 0.95 का लगभग डबल होता है 1.85। देखिए तो कहीं ना कहीं देख सकते हो क्या, तो याद रखना क्या, वैन डर वाल रेडियस क्या होगा, ये लगभग डबल होता है किससे, डबल होता है किससे, कोवैलेंट रेडियस से। इसको भी दिमाग में रख लेना, कभी भी कोई पूछ दे कि कोवैलेंट रेडियस क्या का डबल होता है कौन, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। दूसरा याद रखना, है ना। उसके बाद अगर रेडियस का ऑर्डर पूछे, रेडियस का अगर ऑर्डर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा कब से छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा रेडियस होता है कौन, कोवैलेंट रेडियस। उससे बड़ा कौन, मेटेलिक रेडियस। उससे सबसे बड़ा कौन, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस याद रखना, सबसे बड़ा कौन, वैन डर वाल रेडियस। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखेंगे VMC से याद रखेंगे। V सबसे बड़ा, वैन डर वाल सबसे बड़ा, और फिर सबसे छोटा कौन, तो क्या कहोगे, विद्या मांगने चलो। याद रखना, ट्रिक याद रखना क्या, विद्या मांगने चलो, है ना। याद रखना विद्या मांगने चलो मतलब क्या, वैन डर वाल का फोर्स रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा मेटेलिक रेडियस, और फिर कौन होगा, कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा रेडियस होगा, ठीक है। अब हम कुछ कंपेयर करके देखते हैं। अब बात करें सेकेंड पीरियड का, इसके बात करें सेकेंड पीरियड का रेडियस को देखें। क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है, नियोन है। इस ऑर्डर को याद रखना है। देखिए नियोन डियर क्या है, नोबल गैस है, और अभी जस्ट मैंने बताया नोबल गैस में कौन सा फोर्स, वैन डर वाल फोर्स, कौन सा रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। इसमें कौन सा हो गया, वैन डर वाल रेडियस हो गया। इसमें कौन सा हो गया, वैन डर वाल रेडियस। अच्छा, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मेटल है ना, और ये दोनों अगर मेटल हैं तो इसमें कौन सा रेडियस होगा बताओ, मेटेलिक रेडियस होगा ना। इसमें कौन सा रेडियस होगा, इसमें रेडियस होगा कौन सा, इसमें रेडियस होगा कौन सा, मेटेलिक रेडियस होगा ना। अच्छा, ये क्या कौन सा रेडियस होगा बताओ, ये रेडियस होगा वैन डर वाल रेडियस होगा।
ये 5, ये देखिए ये 4 तो कंफर्म है, क्या है ये चारों? नॉन मेटल हैं। और अभी हमने जस्ट बताया कि नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं? नॉन मेटल जनरली बनाते हैं क्या? नॉन मेटल जनरली बनाते हैं कोवैलेंट रेडियस। तो कहीं ना कहीं इस काम कर सकते हैं क्या? और हाँ, बोरोन को भी हम नॉन मेटल मान के चलेंगे। ये होता है तो मेटलॉइड है, लेकिन एनसीईआरटी दिखता है नॉन मेटल, याद रखना। तो हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो नॉन मेटल रेडियस क्या बनाएगा? नॉन मेटल क्या बनाता है बताओ? कोवैलेंट रेडियस। तो कहीं ना कहीं सोच के बताओ, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा? आप जानते हो ना कि कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए, कोवैलेंट रेडियस छोटा होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है कौन? वैन डर वाल। तो वैन डर वाल कौन बना रहा है बताओ? वैन डर वाल बना रहा है नियोन। तो नियोन क्या होगा? नियोन वैन डर वाल है, तो सबसे बड़ा होगा ना, नियोन सबसे बड़ा। उसके बाद कौन बड़ा होगा बताओ? मेटेलिक रेडियस। वैन डर वाल से बड़ा कौन होता है? मेटेलिक रेडियस। और वैन डर वाल से छोटा कौन होता है? मेटेलिक रेडियस। ये दोनों मेटल हैं। और आप जानते हो कि लेफ्ट टू राइट जानते हैं, तो साइज क्या होता है? घटता है। यानी लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा होगा, उससे छोटा होगा बेरिलियम का। और जैसे जैसे इधर आओगे क्या होगा? साइज क्या होगा? घटेगा। याद रखना, बेरिलियम, फिर कौन होगा? बोरोन, उससे छोटा कौन? कार्बन, उससे छोटा कौन? नाइट्रोजन, उससे छोटा कौन? ऑक्सीजन, उससे छोटा कौन? फ्लोरीन। तो सबसे छोटा अपने ग्रुप में पीरियड में कौन है? तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे छोटा होता है। तो याद रखना, लिख लो नोट में, नोट में लिखना क्या? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस, एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस इज जनरली ग्रेटर देन, जनरली क्या होता ही है क्योंकि वैन डर वाल रेडियस है उसमें। और वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? दूरी पर होता है। दैट्स व्हाई कह सकते हैं एक्सरसाइज में क्या होता है? बड़ा होता है। देखोगे एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस इज लार्जर देन, लार्जेस्ट देन अदर एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड। अदर एलिमेंट ऑफ द क्या? सेम पीरियड। सेम पीरियड में अदर एलिमेंट से क्या होते हैं? सबसे बड़ा कौन होता है? नोबल गैस होता है, ठीक है। अब एक लास्ट कर देता हूं, उसके बाद आज हम क्लास को क्या करूंगा? कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा डी ब्लॉक का देख लेते हैं। डी ब्लॉक का, उसके बाद हम एटॉमिक रेडियस का कहां किस स्पेक्ट्रम पर होता है, आयनिक रेडियस का क्या कहानी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सब बात को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक का देखते हूं। यह है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर। किससे मांगे? फेयर कॉपी मांगा। किससे? निकुंज से। अब देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होता है? जनरली घटता ही है। जनरली क्या होता है? घटता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका? स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, और क्या है? क्रोमियम का साइज बड़ा है। उसके बाद जिंक का बड़ा, कॉपर का बड़ा, और इन तीनों का याद रखना, इन तीनों का क्या है? साइज एक जैसा है। बच्चों इसमें पूछा जाता है। और मैग्नीज का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? आयरन से। अब देखिए ध्यान से डियर, यहां देखना, बारीकी समझ में आएगा। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्या करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और स्वाभाविक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा। जबकि इसमें इन तीनों में याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दोनों क्या होता है? लगभग दोनों डोमिनेट करता है। दोनों डोमिनेट करता है। दोनों क्या होता है? डोमिनेट करता है। इसमें क्या होता है? ये डोमिनेट करता है। इसमें क्या हुआ? इसमें डोमिनेट कर जाता है कौन? सिग्मा डोमिनेट कर देता है किससे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। 100 बातों की एक बात, साइज को अगर कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो सुनिएगा, इस ऑर्डर को याद रखना है। तो स्कैंडियम का साइज तो बड़ा होगा किससे? जिंक से। और जिंक का देखिए, अब आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, इसको कैसे दिमाग में रखेंगे? कैसे दिमाग में रखेंगे? तो याद रखना है जानेमन। क्या रखेंगे? जानेमन। जिंक और लगभग मैग्नीशियम का साइज क्या होता है? आसपास में ही होता है। तो याद रखना कैसे? जानेमन। साइज याद रखना, स्कैंडियम का साइज क्या होगा? अपने ग्रुप, अपने पीरियड में क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जिंक, क्योंकि आयरन, कोबाल्ट, निकेल से जिंक भी बड़ा है और स्कैंडियम भी बड़ा है। तो कैसे दिमाग रखना है? तो इसको ट्रिक याद रखना, जाने मन, MG, MN, MN मतलब क्या होता है? MN क्या हो गया? जाने मन। याद रखना है, ये दोनों का ऑर्डर यही है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की बात करें
एस, एक्चुअली मैं इसको तोड़ देता हूं और मैं, ये हो गया फॉर एस एंड पी ब्लॉक के लिए, जिसमें क्या होता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए, जिसमें विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए। ठीक है, जैसे कौन कौन है सुनिए, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 2 है, 3 नहीं है, कौन कौन, 16, 17, 18। ग्रुप 1 याद रखना, कौन है बताओ, ग्रुप 1 में कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें कौन, ग्रुप 2 में कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोडियम है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टी, क्या, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन। उसके बाद हीलियम ऊपर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इन सब का क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जिसमें भी कंफ्यूजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड टू सी नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।